अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम कदस भट्ट है। आज इस वीडियो में भी आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स इन्फॉर्मेशन और साथ मेरा तजिया आपके साथ शेयर करूंगा। आज हफ्ते का पहला दिन है और मेरा मानना यह है कि ये हफ़्ता इस महीने का सबसे बड़ा धुआंधार हफ़्ता होगा, क्योंकि इस हफ़्ते की मेजर डेवलपमेंट्स होनी है। एक तो वो जब जब डेवलपमेंट होगी वो भी मैं इंशाल्लाह आपको पहले भी और बाद में भी गाइड करता रहूँगा, लेकिन एक हफ़्ते का इस आने वाले दिनों का कुछ थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं। सबसे पहले तो कल अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट आनी है और कल सीपीआई रिपोर्ट के बाद कल का और परसों वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट के हवाले से अमेरिका ने अनाउंसमेंट करनी है। इन दोनों का ताल्लुक बीटीसी की प्राइस के साथ लिंक्ड है। अगर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीटीसी की प्राइस को देखें तो अभी ये जो आल्ट कोइन का क्रैश आया था उस वजह से बीटीसी की प्राइस 25,600-700 की रेंज में ही ट्रेड हो रही है और वहीं पे आपको वोलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन कल आपको वोलेटिलिटी नज़र आएगी। मेरा ख्याल है कल एग्जैक्टली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शाम 5-6 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सीपीआई डाटा है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आसान अल्फाज में समझने के लिए अमेरिका में महंगाई कितनी हुई है उसके हवाले से अदाद शुमार आएंगे और उसकी बेस पे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। अब चूँकि ये ताल्लुक सिर्फ अमेरिका के साथ है और अमेरिका दुनिया की बड़ी इकानमी है, खसूसन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस वक्त बिटकॉइन के जो रिज़र्व हैं ऑलमोस्ट कोई 40 से 49% के दरमियान इस वक्त अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन अमेरिका एक बड़ी मार्केट है और वहाँ के मैक्रो इकोनॉमी के असरात जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट पे भी आपको नज़र आते हैं। तो सीपीआई अमेरिका में महंगाई बढ़ी है या नहीं, महंगाई को देखते हुए उससे अगले दिन यानी वेडनेसडे को परसों फिर अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं उसका फैसला होगा। ऑलरेडी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 70% से ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका अगर सीपीआई रिपोर्ट में दोबारा इंटरेस्ट रेट सीपीआई रिपोर्ट में अगर महंगाई मज़ीद कम होती है पिछले महीने से, यानी मंथ ओवर मंथ जो है वो महंगाई मज़ीद कम होती है, तो ऐन मुमकिन है अमेरिका जो है वो इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। अगर वो नहीं बढ़ाता है तो बीटीसी की प्राइस ऐसे एक बड़ी सी आप ग्रीन जो है वो डिल्डो कैंडल जो है वो आप देखेंगे। बहरहाल ये यहीं तक महदूद नहीं है। इसी हफ्ते 2-4 और बड़ी बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिनका मार्केट के ऊपर जो है ऑन ऑफ अच्छा खासा इम्पैक्ट और वोलेटिलिटी आपको नज़र आ सकती है। रिपल और एसईसी का जो केस है उस हवाले से कहा जा रहा है कि एक मेजर डेवलपमेंट भी इसी हफ्ते में होनी है। उनके जो एसईसी के साबका चेयरपर्सन थे या उनके जो हेड थे उनकी एक स्टेटमेंट के हवाले से एक्सआरपी रिपल ने अदालत से रजू किया था। ऐन मुमकिन है कि वो स्टेटमेंट दोबारा पब्लिक हो जाए या उसको अदालत में एज आ कानूनी तौर पे उसको शायद इस्तेमाल में लाया जा सके इस केस के हवाले से, या ऐन मुमकिन है कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ना कुछ इस हफ्ते इस केस से हवाले से कोई अपडेट है। तो बी वेरी केयरफुल। इस हफ्ते एक्सआरपी की प्राइस में भी या तो आपको अच्छा पंप या अच्छा डंप नज़र आ सकता है। बी वेरी केयरफुल। अगला जी कोइनबेस ने एसईसी को पहले अदालत में लेके गया था। इस अभी ये बाइनांस के बाद कोइनबेस के हवाले से लीगल एक्शन लिया ना एसईसी ने, लेकिन कोइनबेस अदालत में पहले एसईसी को ले गया था कि भाई आप कोई रूल मेकिंग करें इस इंडस्ट्री के हवाले से। तो उसका भी फैसला ऐन मुमकिन है इसी हफ्ते आ जाए। अगर वो पॉजिटिव आया तो ये भी मार्केट को पॉजिटिव कर सकता है। और उसके बाद लास्ट में एक और चीज़ जो कि पिछले हफ्ते की थी, एसईसी ने अदालत से रजू किया था कि बाइनांस यूएसए के एसेट्स को फ्रीज़ किया जाए। उसका फ़ैसला भी इसी हफ्ते आपको आएगा और इसका इम्पैक्ट आल्ट कोइंस के ऊपर खसूसन बीएनबी की प्राइस के ऊपर आपको अच्छा खासा नज़र आ सकता है। तो ये हफ्ता बड़ा वोलेटाइल होगा। बी वेरी केयरफुल। सारी अपडेट्स के ऊपर मेरी नज़र है। इंशाल्लाह जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कुछ लर्न किया तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अच्छा, ब्रिक्स के हवाले से इसके अलावा जो अपडेट्स हो रही हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ब्रिक्स जो कि आपको एक नया ग्लोबल एक वर्ल्ड आर्डर एक तरतीब दिया जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके साथ मिलके इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिले हैं और फॉरेन मिनिस्टर ने दोबारा जो स्टेटमेंट दी हैं मेरी नज़र में वो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट भी रहना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। साउथ अफ्रीकन जो फॉरेन मिनिस्टर उसका कहना यह है कि ब्रिक्स का विजन ये है कि हम ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करें, क्योंकि फ़िलहाल जो ग्लोबल लीडरशिप है वो जो फ्रैक्चर्ड है
कंपटीशन है, ग्लोबल टेंशन्स हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं और डिटोरिएटिंग ग्लोबल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। तो ये जो ब्रिक्स है इन सोल्यूशन का हल है, ये उसकी नज़र में। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका मानना यह है कि हमारी गैदरिंग जो है इसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया को कि दुनिया अब मल्टीपोलर है, ना बाइपोलर है ना यूनिपोलर है। तो इस वजह से हम बैलेंसिंग जो पुराने तरीक़ाकार थे जिससे हम रीबैलेंसिंग करते थे वर्ल्ड ऑर्डर की, वो अब जो है वो सिचुएशन अब वैसी नहीं रही। तो इसके अलावा ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने बताया कि 12 के करीब ऐसे ममालिक और हैं जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये अमेरिका की हेजमनी और डॉलर की हेजमनी को डैमेज करने के लिए ये न्यूज़ है। और अगर डॉलर डैमेज होता है तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में सिवाय अगर डॉलर वीक होता है पूरी दुनिया के सरमायादार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या गोल्ड है या BTC है। तो पढ़ा लिखा बंदा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। गोल्ड के बड़े मसाइल है, यू कांट इमेजिन। ये मैं पिछले दिनों यूँ समझ लें कि मेरे किसी ने मेरे से उधार मांगा, तो मैंने कहा यार मेरे पास फ़िलहाल चूँकि मार्केट आपको पता क्रैश है, तो मैंने कहा जी ऐसा है कि मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड घर के इस्तेमाल के लिए हमने रखा हुआ है। तो अब परेशानी ये थी कि उसको जितनी अमाउंट चाहिए थी मैं उसमें गोल्ड में से कैसे निकाल के देता। और जब गोल्ड बेचने जाएँ तो गोल्ड की असल कीमत होती नहीं है, उसके असल कीमत के साथ साथ जो मेकिंग होती है उसका रेट होता है। तो ये ऐसी चीज़ ऐसा एसेट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो कभी वहाँ वो उसको प्रेफर नहीं करेगा, उसकी बजाय वो बिटकॉइन को प्रेफर करेगा। तो मेरा मानना यह है डॉलर डैमेज होता है तो उसका एडवांटेज जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को और ओवरऑल शायद क्रिप्टो मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट हो। अच्छा जी, हांगकांग कॉइनबेस के इश्यूज़ को देखते हुए हांगकांग के लेजिस्लेटर ने कॉइनबेस को इनकरेज किया कि वो हमारे शहर में आके हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके साथ वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट की कुछ बुलिश न्यूज़ थी। अब क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं। BTC जैसे मैंने आपको कहा था कि 25,600-700 पे, लेकिन प्राइस इस वक्त मेरा ख्याल है 26,000 की रेंज में, 25,970-80 डॉलर की प्राइस की रेंज में ट्रेड हो रही है। लेकिन जो 3 आल कॉइन्स क्रैश किए थे, पॉलीमेटिक, सोलाना और एडा, इन तीनों के जो फाउंडेशंस हैं, डेवलपमेंट जो टीम है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसकी वजह से इन दोनों की प्राइसेस अब थोड़ी थोड़ी रिकवर कर रही हैं, जिसमें पॉलीमेटिक ने सबसे ज़्यादा गेन किया है। पॉलीमेटिक का कहना यह है जी कि हमें फ़ख्र है इस बात पे कि पॉलीमेटिक की एक हिस्ट्री है और हम यानी पॉलीमेटिक को हमने अमेरिका के बाहर ही इस क्रिप्टो सॉफ्टवेयर को, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अमेरिका के अंदर ना तो हमने इसको बिल्ड किया है, ना ही अमेरिकी हमारे जो अर्ली इन्वेस्टर हैं, क्योंकि हावे टेस्ट के मुताबिक अर्ली जो सीड इन्वेस्टमेंट होती है उसकी बेस पे ये सिक्योरिटी डिक्लेयर होती है। तो उन्होंने कहा ना तो हमने अमेरिका में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ना ही अमेरिका हमारी मार्केट थी स्टार्ट में, तो हमें कैसे SEC ने सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया। तो बहरहाल मैटिक का जो टोकन है उसने सबसे ज़्यादा रिकवरी की है, मेरा ख्याल मोर देन 5-6% इसकी प्राइस जो है पिछले 24 घंटों में पंप हुई है। और चार्ल्स हॉस्किंसन जो फाउंडर हैं कार्डेनो के, उन्होंने भी इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हमने जापान में 2017 में एडा को लॉन्च किया था और जापान में ही हमने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, हमने किसी और इन्वेस्टमेंट भी हमने वाउचर किए थे, अपने टोकन नहीं थे दिए। जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनको हमने वाउचर्स दिए थे और तकरीबन 4 साल के पता नहीं कितने साल बाद जाके 2 या 3 साल बाद जाके फिर हमने अपने इन्वेस्टर्स को वाउचर को कन्वर्ट किया था एडा टोकन के बदले, एयर ड्रॉप किया था हमने। तो हमने तो कोई ऐसा ICO वगैरह किया ही नहीं है। तो कैसे SEC ने हमारे टोकन को भी सिक्योरिटी डिक्लेयर किया। और इसी तरह की स्टेटमेंट सोलाना फाउंडेशन से भी है, गो कि इनकी स्टेटमेंट कोई बड़ी स्पेसिफिक नहीं है जैसे पॉलीमेटिक की और जैसे एडा की है, लेकिन इनकी स्टेटमेंट भी कुछ इसी तरह की है जी हम सिक्योरिटी नहीं है। बहरहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों स्टेटमेंट्स में जान है और अगर ये अदालत से रजू करते हैं एंड मुमकिन है पॉलीमेटिक और जो एडा टोकन है उनको अदालत से रिलीफ मिल जाए। और ये मेरा ख्याल है गुड न्यूज़ है कार्डेनो एडा के इन्वेस्टर्स के लिए और पॉलीमेटिक के इन्वेस्टर्स के लिए। ये पता नहीं जब इन्होंने लॉन्चिंग वगैरह करनी थी उस वक्त इनके लीगल जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा इनको मशवरा दिया। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगली अपडेट जी, मैंने परसों ये आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी क्योंकि परसों का ये आर्टिकल है, विटालिक बटरन ने आर्टिकल लिखा है। विटालिक बटरन ने कहा कि अगर इथेरियम ने सर्वाइव करना है, थ्राइव करना है, मज़ीद ग्रो करना है तो 3 चीज़ें हैं जो इथेरियम को करनी पड़ेंगी। वो मैं परसों भूल गया था, आज मैं आपके साथ वो दोबारा शेयर कर देता हूँ। 3 चीज़ों में से सबसे बड़ी मेजर चीज़ विटालिक बटरन की नज़र में जो अगर नहीं होगी तो इथेरियम गिर सकता है,
और होगी तो इथेरियम जो है वो ग्रो कर सकता है। कि इथेरियम की जो ट्रांजिशन है वो लेयर 2 जाना चाहिए, यानी इथेरियम के ऊपर लेयर 2 इकोसिस्टम ग्रो करना चाहिए अगर इथेरियम ने ग्रो करना है, अगर उसने थ्राइव करना है। तो ये बिल्कुल ही उल्ट फिलॉसफी है जो कि इथेरियम का स्टार्ट था। इथेरियम ने खुद कहा था कि उसने अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर शार्डिंग सिस्टम लॉन्च करना है। तो अब विटालिक बटरन जो है, आई डोंट नो कैसे, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे लिए ये एक तरह की कन्फ्यूजन वाली बात है कि आपने अपने जो रोड मैप है उसमें आपने शार्डिंग के सिस्टम और उस पर आपको फोकस करना चाहिए था, ना कि अपने ऊपर आप लेयर 2 सोल्यूशन। शायद मेरा ख्याल है वो टेम्परेरी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहरहाल विटालिक बटरन की सोच है कि L2 सिस्टम, हमारा जो लेयर 2 इको सिस्टम है, अगर वो ग्रो होगा तो हमारा जो इकोसिस्टम, हमारा जो इथेरियम चेन है वो ग्रो करेगी। दूसरी चीज़ को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से मैंने कई बार आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया है। इन्होंने कहा जी कि अगर हमारे इथेरियम और पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट ने सर्वाइव करना है तो हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जो हमारे पर्सनल वॉलेट्स हैं, जिनको एक्सटर्नली ओन्ड वॉलेट्स बोलते हैं, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ये वॉलेट सिक्योर वॉलेट नहीं है। अगर आपका सिक्योरिटी, आपका प्राइवेट की कोई हैक कर लेता है या आप मिसप्लेस हो जाती है, आपसे कोई सीड फ्रेजेस आपके गुम हो जाते हैं, तो आपका वॉलेट गया और रिकवरी का कोई ऐसा कोई है ही नहीं अपॉर्चुनिटी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले जो वॉलेट्स होंगे उससे वॉलेट की सिक्योरिटी गारंटी हो जाएगी। अगर किसी के पास आपका वॉलेट चला भी जाता है तो वो हैक नहीं कर सकता। इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल है मैंने ट्वीट्स वगैरह भी कुछ की हैं। किसी दिन मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं जो नया चैनल बनाऊंगा उसके हवाले, वहाँ पे मैं इस हवाले से डिटेल आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो इथेरियम की ग्रोथ के लिए ये दूसरी ट्रांजिशन है जो कि करनी पड़ेगी। यानी विटालिक बटरन का कहना ही है, मटरन कह रहा हूँ कि कहना यह है कि मेटामास्क से अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले वॉलेट्स की तरफ जाएंगे तो वॉलेट सिक्योर होंगे। जब वॉलेट सिक्योर होंगे तो फिर ग्लोबल अडॉप्शन की तरफ जाएगी। अभी सबसे बड़ा खदशा ही वेब 2 और वेब 2 वाले जो यूज़र्स हैं उसको वेब 3 में जाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको वॉलेट, जैसे वेब 2 में अगर आपका कोई पासवर्ड गुम हो जाता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और अपना पासवर्ड रिकवर कर लेते हैं। अगर कोई आप कहीं पे फंड्स रखते हैं तो कई सिक्योरिटी की लेयर्स हैं आपके फंड्स तक पहुंचने के लिए। ईमेल मैसेज आता है, मोबाइल पे मैसेज आता है, फिर गूगल अथेंटिकेटर के ज़रिए आपको कोड आते हैं। तो ये कितने लेयर्स हैं सिक्योर करने के लिए। वेब 3 में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स हैं इसमें सारी ये चीज़ें मौजूद हैं। विटालिक बटरन का कहना यह है कि जब जितनी स्पीड से हम जाएंगे उतना हमारी ग्लोबल अडॉप्शन भी बढ़ेगी और हमारा इथेरियम भी ग्रो करेगा। और लास्ट में जो तीसरी ट्रांजिशन है वो है प्राइवेसी। विटालिक बटरन का ये जो स्टेटमेंट है कि प्राइवेसी को भी हमें करना पड़ेगा। अभी ये करंट जो स्ट्रक्चर है, मेरा अगर किसी के पास इथेरियम वॉलेट है या किसी का मेरे पास है तो हम एक दूसरे को कोई प्राइवेसी नहीं है, ये पब्लिक ब्लॉकचेन्स है। तो मेरा ख्याल है बाय सेइंग दिस, विटालिक बटरन की नज़र में जो ज़ीरो नॉलेज रोलअप्स हैं उनका इस अप्रोच के बाद उनका पोटेंशियल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आपने भी इथेरियम के अगर इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करें इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं आपको ज़ीरो नॉलेज जो लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट ड्यू डाइलिजेंस करके कर सकते हैं। ठीक है जी। अगली ताशा ने ये बड़ी अच्छी एक थ्रेड लिखी है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। उनका मानना यह है कि जी अक्सर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर से आप पूछें कि बुल मार्केट कब स्टार्ट होगी, तो नॉर्मली आम अप्रोच ये है कि जब अमेरिका डॉलर प्रिंट करना शुरू करेगा तो बुल मार्केट स्टार्ट होगी क्रिप्टो मार्केट के लिए। उसका कहना यह है कि ऐसा नहीं है, ये सोच सही नहीं है। बकौल ताशा के कि मार्केट में लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी पैसा है। हालांकि बावजूद इसके कि कोई 1.5 साल अमेरिका ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यानी प्री कोविड से पीछे जो लिक्विडिटी थी और अब की लिक्विडिटी टाइटनिंग के बाद भी 80% अभी भी लिक्विडिटी अमेरिकी इकोनॉमी में पड़ी हुई है। मसला सिर्फ ये है कि ये सारे जो लिक्विडिटी है ये इंतज़ार कर रही है कि रेगुलेशंस कैसे होंगे, कि ये जो हमने पैसा इन्वेस्ट करना है वो किन असूल, क़वायद ज़वाबित के ज़रिए हमने करना है, कैसे हमने टैक्सिंग वगैरह करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगी तो फिर ये पैसा जो है दोबारा मार्केट्स में आएगा। उसमें ज़ाहिरी बात है फिर क्रिप्टो मार्केट में भी आएगा। अच्छा, एक और चीज़ ताशा ने बड़ी इंटरेस्टिंग किया। उसने कहा जी कि हर बुल मार्केट के लिए कोई ना कोई नैरेटिव होता है जो कि मार्केट से पैसा खींचता है, और वो नैरेटिव जो है फिर पूरी मार्केट, फिर उस नैरेटिव के साथ साथ सारी मार्केट भी ग्रो करती हैं। तो इस बार ताशा की अप्रोच के मुताबिक इस बार जो चीज़ अगली बुल मार्केट को पंप करेगी वो है AI।
और ताशा की अप्रोच बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके सामने है दुनिया की बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनीज़ हैं वो सबकी अटेंशन जो है इस वक्त एआई के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अब यू नेम इट, ये चैट जीपीटी से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था पिछले साल से, और आइंदा मुझे ऐसे लग रहा है कि साल 1.5 साल के अंदर या 5 सालों के अंदर ये कैसे रेवोल्यूशनाइज होगा। समबडी कैन गाइड मी, मुझे आप बताएं कि आपकी क्या अप्रोच है, कैसे आप समझते हैं आज से 5 साल बाद की लाइफ कैसे होगी, जब घर घर में हर फर्द के साथ ऐसे गैजेट्स होंगे जिससे वो एआई को एज अ असिस्टेंट अपने साथ रखेंगे। कुछ लोग इस हवाले से खौफज़दा हैं, क्योंकि हम साईफाई मूवीज़ देख के, तो वहाँ पे जो साईफाई के ज़रिए एआई के साथ जो होता है कैटास्ट्रॉफिक जो हम चीज़ें स्क्रीन पे देखते हैं, हम उसी को एम्प्लॉय करते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ का मानना यह है कि एआई जो ह्यूमन कैपेसिटी है, जो इंसानी सलाहियतें हैं, उसको मज़ीद इन्हेंस करेगी, ना कि उसको जॉबलेस कर देगी या उसको बेरोज़गार कर देगी। बहरहाल ये टाइम वुड टेल जी। ये